नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। आज हम अपने चैनल पर एक स्पेशल गेस्ट को बुलाएंगे और इनके साथ डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि बहुत से इन्वेस्टर्स के मन में आ रहे होंगे आफ्टर द फॉल इन द मार्केट्स ड्यू टू द कोरोना वायरस पैंडेमिक। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर प्रसाद लैंगवे। प्रसाद जी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से आते हैं और अब ये एक फेमस स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म फिनोवेशंस को लीड करते हैं। प्रसाद जी ने अपना करियर एक छोटे से यूट्यूब चैनल के साथ किया था जो बढ़ते बढ़ते अब 1 मिलियन सब्सक्राइबर बेस क्रॉस कर चुका है। वी वुड हैव लव टू कॉल मिस्टर प्रसाद टू आवर ऑफिस फॉर अ डिस्कशन, बट अनफॉर्चुनेटली इस लॉकडाउन के कारण हमें रिमोटली अपने अपने घरों से ये वीडियो कॉल करनी पड़ रही है। तो चलिए बिना किसी देर के लाइन पर लेते हैं प्रसाद जी को। नमस्कार प्रसाद जी एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस डिस्कशन। थैंक्स फॉर हैविंग मी। इस कोरोना वायरस ने न केवल हमें अपने घरों में बंद कर दिया है बट टोटल इकोनॉमी पर ही ताला लगा दिया है। फाइनेंशियल मार्केट में इसका काफी भारी इफेक्ट पड़ा और ऑब्वियस सी बात है कि इन्वेस्टर्स में काफी पैनिक है। तो ऐसे में हमारे इन्वेस्टर्स के काफी सवाल है। हमने कुछ ऐसे सवाल अपने वेबसाइट से चुने जो ऑलमोस्ट सारे इन्वेस्टर्स के दिमाग में अभी चल रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देर के चलते हैं इन सवालों की तरफ। श्योर मिस्टर गौरव। रुचिता जी लिखती है हमें गोरखपुर से। इनका डाउट है कि जो फाइनेंशियल मार्केट में अभी हालत है इन्हें क्या अपनी एसआईपी बंद कर देनी चाहिए या इनके कुछ फ्रेंड्स और पीयर्स ने इन्हें राय दी है कि ये अपनी एसआईपी डबल कर दें। आपकी क्या राय है? देखो, दुनिया का कोई भी पर्सन मार्केट का जो एकदम बॉटम पॉइंट होता है उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ना ही उसके टॉप पॉइंट को प्रेडिक्ट कर सकता है। तो सिमिलरली हमें भी नहीं पता कि मार्केट उसके बॉटम को टच कब करेगा, लेकिन हमें ये पता है कि कोरोना वायरस के चलते बिजनेस की परफॉर्मेंस खराब हो गई है। खराब परफॉर्मेंस के चलते धीरे धीरे शेयर प्राइस भी नीचे जा रही है। हमारे पास यही अपॉर्चुनिटी है कि इस डाउन मार्केट का फायदा लें, बजाय इसके कि ये ढूंढना कि फिर इसका बॉटम कब आएगा, मैं बॉटम में एसआईपी बढ़ाऊंगा। तो एसआईपी में आपके अमाउंट एवरेज हो जाते हैं यूनिट प्राइस और शेयर प्राइसेस के अनुसार। सो दैट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन आवर पर्सपेक्टिव। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया एवरेज आउट का। एसआईपीज में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी जो परचेज प्राइस है वो अपने आप ही लॉन्ग टर्म में एवरेज आउट होती चली जाती है। जब मार्केट्स ऊपर होती है तो आपको कम यूनिट्स मिलते हैं और जब मार्केट नीचे होती है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। इसमें आपको मार्केट टाइम करने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हमारी रिसर्च टीम ने पिछले कुछ क्रैशेस की एनालिसिस की है और मैं इसके कुछ फाइंडिंग्स आपके साथ और अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर हम 2001 के क्रैश की बात करें तो सेंसेक्स 6151 के टॉप से गिर के 2595 पर आ पहुंचा। अगर किसी ने अपनी 10 साल की एसआईपी स्टार्ट की होती जब मार्केट टॉप पर थी, जस्ट बिफोर द क्रैश, जब 6151 पर थी सेंसेक्स, तो उसकी एवरेज रिटर्न 19% से ज्यादा होती। वहीं दूसरी तरफ अगर वो इन्वेस्टर अपने एसआईपी मार्केट बॉटम पे स्टार्ट करता, जो सुनने में तो बेस्ट प्लेस लगता है 2595 पर, तो उसकी रिटर्न सिर्फ 16.5% रह जाती। इनफैक्ट बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्ट करने का जब मार्केट 3,500 से 5,000 के बीच में थी, तब ये रिटर्न 20% से ज्यादा हो जाती। इसका मेन कारण यही है कि जब मार्केट गिर रही थी तब अगर लोगों ने इन्वेस्ट किया होता तो उनको ज्यादा यूनिट्स मिल जाते। सिमिलरली हमने 2008-9 के भी क्रैश की एनालिसिस की है और उसकी भी फाइंडिंग्स आपके सामने रखना चाहूंगा। 2008-9 में सेंसेक्स 21,207 से 7,700 पर आ गिरा था। यहां पर अगर इन्वेस्टर अपनी 10 साल की एसआईपी मार्केट टॉप पे स्टार्ट करता तो उसको रिटर्न 11.18% का मिलता। दूसरी तरफ अगर मार्केट बॉटम पर वो स्टार्ट करता तो ये रिटर्न 10% के नीचे रह जाता। सो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि क्रैशेस के वक्त हमें भागकर निकलना नहीं चाहिए, बट डबल करना भी शायद सही ना रहे क्योंकि यू डोंट नो कि ये बॉटम कब आएगा और ये वायरस का इफेक्ट कितनी देर तक रहेगा। चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमें भेजा है प्रकाश जी ने कानपुर से। ये पूछते हैं कि अभी के जो हालात है उनको देखते हुए इक्विटी फंड्स का क्या प्रोस्पेक्ट लगता है, आपको क्या कहना चाहिए? तो जहां तक इक्विटी फंड्स की बात है तो इक्विटी फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं यानी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली इक्विटी फंड का परफॉर्मेंस बिजनेसेस कैसे परफॉर्म करते हैं इस पर डिपेंड होता है। मिस्टर बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि इन द शॉर्ट टर्म मार्केट इज अ वोटिंग मशीन एंड इन द लॉन्ग रन मार्केट इज अ वेइंग मशीन। यानी शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट एक वोटिंग मशीन की तरह काम करता है, काफी वोलेटिलिटी उसमें होती है, फ्लक्चुएशंस होते हैं। वही लॉन्ग टर्म में एक वेइंग मशीन की तरह वो काम करता है, यानी बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस उसकी परफॉर्मेंस को फॉलो करती है। अंदर रिसेशन आ गया ये सबको पता चलेगा और इन सारी चीजों का इम्पैक्ट जब आम आदमी पर पड़ने लगेगा तो उन्हें पता चल जाएगा हाँ ये चीजें काफी इनका इम्पैक्ट अभी हम पर हो रहा है, तब मार्केट में उसका परिणाम आपको देखने मिलेगा। सो वी बिलीव दैट कि आने वाले टाइम में इक्विटीज अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, बट यही टाइम पीरियड होता है जब आप एक वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। कम वैल्यूएशन में आपको अच्छी कंपनीज मिलती है। 1-2 साल कंपनीज को रिसेशन से निकलने के लिए लगते हैं और उसके बाद कंपनीज अगर अच्छे परफॉर्म करती है तो लॉन्ग टर्म में उसका आपका फायदा जरूर होगा। तो शॉर्ट टर्म में अगर आपको लुक को देखा जाए इक्विटी में, इट विल बी वेरी वोलेटाइल एंड इन द लॉन्ग रन ऑब्वियसली इट विल बी बेनिफिटिंग यू। जी हाँ, आई एग्री विथ यू कि अभी लगता है पेन थोड़ी देर और रहेगा, बट देन जैसे आप कह रहे हैं वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, सो इक्विटी इज अ लॉन्ग टर्म गेम। तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया कि आप आस्ते आस्ते करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते रहें।
इनफैक्ट मेरा मानना है कि कुछ इंडस्ट्रीज या सेक्टर्स को ज्यादा असर पड़ेगा इसके कारण कंपेयर टू सम अदर इंडस्ट्रीज। इनफैक्ट इनोवेशंस के कारण कुछ इंडस्ट्रीज पर असर काफी लंबा भी पड़ सकता है। जैसे अगर रिटेल सेक्टर की बात करें तो जब तक कोरोना वायरस का कोई क्योर या कोई वैक्सीन नहीं मिल जाता, दिस सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन अंडर प्रेशर। बहुत ही अनलाइकली है कि कस्टमर्स कैन गो बैक टू द नॉर्मल वे ऑफ परचेजिंग थिंग्स इन द रिटेल मार्केट। बट वहीं दूसरी तरफ ई कॉमर्स कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटी बन गई है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के कारण दे कैन रियली कैपिटलाइज ऑन दिस, और जब भी मार्केट दोबारा खुले दे विल बी द फर्स्ट वंस टू गेट द बेनिफिट। सिमिलरली अगर कुछ और इंडस्ट्रीज की बात करें जैसे एविएशन, होटल या टूरिज्म, एक्सपेक्टेड है कि ये वाली इंडस्ट्रीज विल ऑल्सो रिमेन अंडर प्रेशर फॉर क्वाइट सम टाइम। चलिए अब तीसरा सवाल लेते हैं। ये सवाल हमें भेजा है संदीप जी ने वाराणसी से। ये पूछते हैं कि जो गिरावट आई है मार्केट में उसको देखते हुए इन्हें अपने सेविंग में से कितना पैसा निकालकर इक्विटीज में लगा देना चाहिए इस टाइम पर, क्या कहना चाहिए? काफी अच्छा सवाल पूछा है संदीप जी ने। देखो, जब ऐसा टाइम होता है तो हमें नहीं पता कि कोरोना वायरस कब तक रहेगा, लॉकडाउन कब तक चलते रहेंगे, बिजनेसेस के रेस्ट्रिक्शंस है वो कब तक रहेंगे। लेकिन हमें ये जरूर पता है कि जितना लंबा ये चलेगा उतना ज्यादा इकोनॉमी पर इसका इम्पैक्ट होगा, बिजनेसेस की खराब परफॉर्मेंस चलती रहेगी, लोगों के जॉब्स भी चले जाएंगे। तो ऐसे टाइम में आपको ये फोकस करना पड़ेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट फंड और आपका इमरजेंसी फंड अलग अलग होना चाहिए, यानी कंप्लीटली सेग्रीगेटेड होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि पहले तो मैं इमरजेंसी फंड की बात कर लूँ, यानी मुझे कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर करना है आने वाले टाइम में तो वो मैं कैसे कर लूँ। साथ ही बाकी कुछ एक्सपेंसेस हैं नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ में हमारे चलते हैं वो भी आपको कवर करने पड़ेंगे। आपको ये भी अज्यूम करना पड़ेगा कि अगर मेरी जॉब भी चली जाती है तो आने वाले 1-1.5 साल तक मैं सस्टेन कैसे कर सकता हूँ। बिकॉज ऐसे पीरियड में अगर किसी की जॉब जाती है, हम देख रहे हैं कि कई सारे ले ऑफ्स चल रहे हैं, ऐसे टाइम पीरियड में किसी की जॉब जाएगी तो उसे नया जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आपकी पहली प्लानिंग तो ये होनी चाहिए कि आने वाले 1-1.5 साल का एक सरप्लस फंड आपको इमरजेंसी फंड के नाम पे साइड में रखना है, और उसके अलावा जो अमाउंट है वो आपको इन्वेस्ट करनी है। फिलहाल स्टॉक मार्केट में बियर मार्केट चल रहा है, यानी डाउन टर्न चल रहा है। ऐसे में जो भी इन्वेस्टमेंट आप करोगे उसमें क्विक रिटर्न आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कुछ टाइम डाउनवर्ड मार्केट चलेगा, फिर जब रिकवरी होगी इकोनॉमी की तो उसके बाद शेयर प्राइसेस रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें 2-2.5 साल तो चले ही जाएंगे। तो ऐसे में आप कोई अमाउंट अभी इन्वेस्ट करते हो और आगे चल के अगर मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाता है और किसी इमरजेंसी की वजह से आपको पैसा लगता है और उस प्राइस पर आपको शेयर बेचने की नौबत आती है तो आपके लिए काफी प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाएगी। तो पहली रिक्वेस्ट हमारी आपसे ये है कि इमरजेंसी फंड एक कंप्लीटली अलग रखिए, उसके बाद जो भी अमाउंट होगी वो आप अलग रखिए। अब उसमें से 20-30% अमाउंट आप सीधे इक्विटीज में डाल सकते हैं। तो इमरजेंसी फंड के बाद जो भी अमाउंट आपको इन्वेस्ट करनी है, अगर आप कंजर्वेटिव तरीके से सोच रहे हैं तो 20-30% अमाउंट आप इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अग्रेसिव जा रहे हो, आपको लगता है कि हाँ मुझे 5-10 साल के लिए नेक्स्ट इन्वेस्ट करना है, अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है, तो यू कैन इन्वेस्ट अराउंड 50-60% फॉर द इक्विटीज। एंड अगर आपकी एक्टिव इनकम अभी भी चल रही है, आपकी सैलरीज आ रही है, तो उसमें से भी आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट और हर महीने या फिर हर 2-3 महीने में इन्वेस्ट करना कंटिन्यू कर सकते हो, बिकॉज रेगुलर इन्वेस्टमेंट ही है जो आपको आगे तक लेकर जाएगी। जी, आपने जो ये सेविंग्स फंड की बात की है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक इमरजेंसी फंड रखना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने के लिए रखना है। वी सजेस्ट 6 महीने के आसपास तो होना ही चाहिए ये, विच इज अवेलेबल, जो लिक्विड फंड में पड़ा हो और सेविंग बैंक में मिक्स करके पड़ा हो। इनफैक्ट इसको लेकर मेरे दिमाग में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है। फॉर एग्जाम्पल रिटायरमेंट वगैरह के लिए लोग सेव करते हैं, इन देयर अर्ली डेज इक्विटी में डालना शुरू करते हैं पैसा, विच इज द राइट डिसीजन। बट अनफॉर्चुनेटली वो लास्ट डे तक वेट करते हैं टू टेक आउट देयर मनी। बहुत जरूरी है कि आप जैसे जैसे अपने टारगेट या ऑब्जेक्टिव के पास पहुंच रहे हो, आप अपना पैसा धीरे धीरे कर विड्रॉ करके उसको सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में, आप उसको फिक्स डिपॉजिट्स या सेफ डेट फंड में डालें, सो दैट मनी बिकम्स सिक्योर। आपको जब वो बेचने की जरूरत पड़ेगी नियर योर रिटायरमेंट एज, अगर मार्केट वोलेटाइल रही और इक्विटी के प्राइसेस गिरे हुए तो आपको फिर अपनी इक्विटी शेयर्स कम प्राइस पर बेचनी पड़ेंगी। इक्विटी में एक ये रिस्क जरूर है वोलेटिलिटी का, बट आपको ज्यादा वो जो प्रीमियम मिलता है, दिस वोलेटिलिटी इज अ कॉस्ट यू पे फॉर दैट प्रीमियम। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अपनी प्लानिंग ठीक करें एंड एक इमरजेंसी फंड जरूरी है और विड्रॉल प्लान भी उतना ही जरूरी है। चलिए चलते हैं अपने 4th क्वेश्चन पर। हमें ये क्वेश्चन जयराम जी ने बलिया से भेजा है। ये कहते हैं कि ईएलएसएस फंड्स ने पिछले कुछ सालों में नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं और इन ईएलएसएस फंड्स में एयूएम भी कम होता जा रहा है। ऐसे में क्या ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब है फॉर टैक्स सेविंग पर्पसेस? देखो, जब म्यूचुअल फंड की किसी भी कैटेगरी की बात आती है, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो या फिर ईएलएसएस हो, तो उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है फंड मैनेजर। कि फंड मैनेजर कैसा है, किस तरह से वो फंड मैनेज कर रहा है। जी, फंड मैनेजर तो इंपॉर्टेंट होता ही है हमेशा। पिछले कुछ सालों में अनफॉर्चुनेटली ईएलएसएस की रिटर्न्स कुछ अच्छी नहीं रही। हमें क्या लगता है होता क्या है टैक्स सेविंग में कि लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स लास्ट मिनट पे टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो जब वो देखते हैं कि किसी ईएलएसएस फंड ने 3-4% दिया है
और ये एक बहुत रिस्की इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, उसके कंपैरिजन में जब वो पीपीएफ जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट देखते हैं जो 7.5-8% दे रहा है, वो भी रिस्क फ्री, दे प्रेफर इन्वेस्टिंग देयर। इन्वेस्टर्स नीड टू लुक एट ईएलएसएस फंड्स एज एनी अदर मल्टी कैप फंड। इसमें इन्वेस्टमेंट शुड बी फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म होराइजन जो पोर्टफोलियो में फिट होता हो। जो टैक्स सेविंग का बेनिफिट आता है, दैट्स अ वेरी बिग बोनस जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स के साथ आता है। सो विद दीज क्वेश्चंस वी क्लोज दिस डिस्कशन एंड वंस अगेन I'd like to thank Prasad ji for coming on our channel. I hope we can have many more such discussions and engrossing conversations. Thank you, Prasad ji. Thanks for having me. So friends, ये तो थे मिस्टर प्रसाद लेंडवे फ्रॉम फिनोवेशंस। आगे चल के हम और बहुत से स्पेशल गेस्ट के साथ ऐसे ही डिस्कशंस करेंगे। प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग सेट फंड्स।